नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी हमारे एक नया शख्स और ये शख्स अभिजीत जोशी है और इस व्यक्ति के जीवन से आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिल जाएंगी। इस बार इस प्रेरणार्थ व्यक्तित्व से हम आपको मुलाकात करा रहे हैं। इनके जीवन के विषय में आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ऐसा जीवन भी होता है जिसके सामने सब कुछ गिर चुका हो, लेकिन वहां से वो उठकर एक मुकाम तक पहुंचे। उस मुकाम को आप सफलता जरूर कहेंगे। कई सारे लोगों को इस पूरे इंटरव्यू में आपको प्रेरणा नजर आएगी। आपको लगेगा कि हौसला ऐसा होना चाहिए कि हम भी उठ सके और आप भी। इस देश के सभी युवाओं को समर्पित ये वीडियो, ये इंटरव्यू आप जरूर देखिए और जानिए कि अभिजीत जोशी एक ऐसा जोश जिसका हौसला एक समय पर पस्त हो चुका था और किसी और का हो जाता, लेकिन ये खड़ा हुआ उठकर और अपने मुकाम तक पहुंच गए। बस थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे, तब तक देखिए छोटा सा क्लिप। इस क्लिप के बाद में आपको सीधे इंटरव्यू से मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद। हमारे भारत देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम अभी हम जानते नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति हैं व्यक्तित्व, वो व्यक्ति हैं प्रेरणार्थ। उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीखकर जीवन में जीना चाहिए। नाम है अभिजीत जोशी, रहने वाले हैं बोईसर। जिस तरह से इन्होंने जीवन जिया, जिस तरह से जीवन में इन्होंने अपने आप को उठाकर एक प्रसिद्धि के रूप में सबके सामने पेश किया, वो समाज के लिए आईना है, समाज के लिए दर्पण है, समाज के लिए प्रेरणार्थ व्यक्तित्व है। इन्होंने जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में अपने आप को इस तरह विराजित कर दिया कि आज उनकी पुस्तकें पूरे देश के कई इंस्टीट्यूट में चल रही हैं, कई स्टूडेंट पढ़ी जा रहे हैं। बच्चे उसे पढ़कर देश का भविष्य निर्माण और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में और खासकर कंप्यूटर के क्षेत्र में अपने आप को पढ़ने के बाद अग्रणी कर रहे हैं। अभिजीत जोशी, जिनके पूरे जीवन भर उनको ये पता चल गया था कि अब व्हीलचेयर के बाद उनका जीवन आगे चलना नामुमकिन है, जिनको पता चल गया था कि वो खड़े अपने पैर पर दोबारा नहीं हो पाएंगे, जिनको पता चल गया था कि व्हील चेयर उनके जीवन का वह सहारा है, जैसे हमारे जीवन में पैर, हाथ और शरीर के अंगों की तरह काम करने वाला अब व्हील चेयर उनके साथ चलेगा। जब वो उठेंगे तब, जब बैठेंगे तब। लेकिन बेसहारे शब्द उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी लिया नहीं। आशा कभी तोड़ी नहीं, निराशा कभी पास लाई नहीं। 1992 से लेकर अब तक का सफर जब तय किया अभिजीत जोशी ने, जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष में भी हंसमुखता रही और हमेशा हंसकर खेलकर अपनी प्रसिद्धि को हासिल किया। इस बीच हमारी बातचीत अभिजीत जोशी की माता जी से हुई। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं अभिजीत जोशी के जीवन की अनसुनी कहानी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब वो 3 महीने का था तब से मुझे ये चिंता खाती थी कि अभिजीत कैसे करेगा जिंदगी में, क्योंकि दुबला पतला था और स्वभाव से शांत था। मेरा लड़का बिस्तर में लेटा रहे और 4 लोग आए और बेचारा बेचारी, इसकी बहन बेचारी, ये कोई ना कहे। बस मुझे इस बात पे नफरत थी और ना ही मैंने उसको कभी ऐसे दिलवाया कि तुम चेयर पे हो। तो गुस्से में भी कभी मैं उसको गलत बात नहीं करती थी। उसके दिमाग में ही नहीं था कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे मंजूरी नहीं है कि इतना जवान लड़का फुकट में बिस्तर में बैठ के खा रहा है। अगर आप कभी बोईसर जाएं तो वहां मुलाकात करिए अभिजीत जोशी से और अभिजीत जोशी मिलेंगे आपको उनके ही इंस्टीट्यूशन टैली एकेडमी में। मुलाकात करिए अभिजीत जोशी से और वहां जाकर एक बार जरूर देखिए कि किस प्रकार से जज्बात और हौसले वाला यह व्यक्ति आज उड़ान भर रहा है। इनके इंस्टीट्यूशन से निकलने वाले मात्र छात्र और छात्रा कम उम्र के ही नहीं रहे, डॉक्टर्स, इंजीनियर तक लोगों ने यहाँ पर आकर टैली एकेडमी की शिक्षा ग्रहण की। जब इनके पास एक डिग्री थी, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से पढ़ा सकता है, जिसके बाद टेक्निकली पढ़ाई कर देने का और एक अलग तरीका है, वो किसी के पास है तो वो अभिजीत जोशी। कई यहाँ पर आए, आप भी एक बार जाइए और मुलाकात करिए अभिजीत जोशी से। आइए मुलाकात करते हैं और कई चीजें सीखते हैं, जानते हैं आखिर जीवन में व्हीलचेयर जिसके जीवन का सहारा बना, लेकिन उन्होंने कभी भी आशा कैसे नहीं तोड़ी, अब तक का सफर कैसे तय किया, किस प्रकार से हॉस्पिटल में अपना जीवन व्यतीत किया था और अब तक का सफर तय किया। आइए मुलाकात करते हैं अभिजीत जोशी से।
नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक छोटी सी क्लिप देखी। इस क्लिप में जिस शख्स को देखा उससे हम मुलाकात कराने जा रहे हैं। नाम है अभिजीत जोशी। आइए मुलाकात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर, होता क्या है कि कई बार उनका जीवन प्रेरणार्थ हो जाता है लेकिन हम वो जान नहीं पाते। सवाल मेरा पहला आपसे कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा दौर जब आपको लगा कि अब मुझे व्हीलचेयर का ही सहारा लेना पड़ेगा, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, उस समय आप कैसे उठे, कहां से व्यापार खड़ा किया और यहां तक का सफर? पहले हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में पहले से थे और बहुत दिनों से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस चालू था, पर 2 साल बिजनेस में आने के बाद हमारा जब एक्सीडेंट हुआ तो आगे क्या करना है ये बहुत बड़ा सवाल था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो करना है ये तो था ही, और व्हीलचेयर में तो बहुत बाद में समझ गया, लगभग 1 साल के बाद में समझ गया कि हमेशा व्हीलचेयर में ही रहना पड़ेगा। तो हाथ पे हाथ तो रख के कोई फायदा नहीं था। और पहले हम खिलाड़ी थे, स्विमिंग वॉलीबॉल खेलते थे, तो ये हारना और जीतना ये जो प्रवृत्ति है ये कायम रही, और इतना होने के बाद कभी हारना नहीं है, ये सोच के हम आगे बढ़ते गए और उस तरीके से हमने हमारा बिजनेस चालू किया। जो हमारे से होता था यानी सिखाना, तो हमने इंस्टीट्यूट चालू की, कंप्यूटर क्लासेस की, और बस आगे बढ़ते गए। मालूम पड़ा आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको मालूम पड़ा कि व्हीलचेयर पे ही रहना है। उस दौरान क्या आपको लगा नहीं कि अब हौसला टूट सकता है, मैं खड़ा कैसे होऊंगा, मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी? कभी भी ऐसा अब तक लगा नहीं है कि कोई मुझे सहारे की जरूरत है या मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। आज मैं शायद बहुत सारे इंस्टीट्यूट से या जो खुद का सोचते हैं, मैं उसके आगे चला गया हूँ। मैं केवल मेरे यहाँ के विद्यार्थी नहीं, पर मैं चाहूँ कि लगभग मेरे 2 लाख 2.25 लाख विद्यार्थी पूरे भारत में हो जी, और जो मेरे कोर्सेस पढ़े और मेरा ज्ञान जो है वो उनमें मैं बांट पाऊँ। सवाल ये है कि यहाँ पर जब आपका एक्सीडेंट हुआ, मैं फिर से उस पर आ रहा हूँ, जब ये आपका एक्सीडेंट हुआ उस दौरान आपके पास क्या था और कैसा माहौल था, कैसे हुआ एक्सीडेंट, जब सबसे पहले कौन आपसे मिला, वो थोड़ा सा इंसिडेंट बता दीजिए। ये 93 में हुआ था, 1993 में, और 94 तक हॉस्पिटल के चक्कर थे। 95 में धीरे धीरे कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरे यहाँ क्लास चालू किया ताकि उनको उनकी बिजनेस में कोई काम हो सके। 2 डॉक्टर्स थे और उनके जो मिसेस थे दोनों, उन्होंने भी मेरे क्लासेस में आना चालू किया, और इस तरीके से 2 से 4, 4 से 8 स्टूडेंट्स बनते गए। वो अभिजीत जो खेल जगत में अपने आप को स्थापित कर चुका था, स्विमिंग करना, वॉलीबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था, जब आप बेड पर गए, और आप शरारती भी थे उस दौरान, जब आप बेड पर गए तो कैसे ट्रीट कर, सुना था कि जो कोई आता था आपके पास मुरझाया हुआ वो हंसकर जाया था, तो ये हौसला कैसे, और जरा थोड़ा दौर बता। को बोलना चाहूंगा कि वहाँ हिंदुजा हॉस्पिटल में IICU करके है, तो वहाँ हाथ चलते नहीं है, नाकों में ट्यूब डाल के रखी है, छाती पे प्रोब्स है, तो नाक में कुछ खुजली हो रही थी, तो हम नर्स को बुलाना चाहते थे, तो बुलाए कैसे? तो जो पॉजिटिव स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड है वो जाता नहीं है इंसान का, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ICU में उनको सीटी मार के उनको मैंने कैसे बुलाया है कुछ तरह करके। तो पूरे हॉस्पिटल में ये फेमस हो गया था पूरे वार्ड्स में कि IICU में भी एक पेशेंट सीटी मार के जो सिस्टर से उनको बुलाता है। ये भी वाक्य था। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले सुना था कि आपकी माताजी ने आपसे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और आपने कहा ये कैसा काम है, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल, पर वो कंप्यूटर्स पढ़ाना नहीं था, वो हिंदी इंग्लिश और सब्जेक्ट्स पढ़ाना था, और पढ़ाई में तो हमको कभी भी रुचि नहीं थी, कोई अलग अलग चीज सोचने में ही रुचि थी, नया चीज करने में रुचि थी, और ये तो सिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर कंप्यूटर सिखाने में धीरे धीरे रुचि बढ़ गई और आखिर में वही प्रोफेशन हो गया। सुना ये भी था कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय पढ़ने पर आपको स्कूल के एग्जाम में बैठने से शिक्षक ने रोक दिया था। वो थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि 12th में हमारी अटेंडेंस लगभग 15% थी, 15%, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतने इन्वॉल्व होते थे कि अलग अलग स्पोर्ट्स, कई कोचिंग कैंप में 1-1, 1.5 महीना रहना पड़ता था। तो फिर हमने जिम खाना में से लेटर लेके आए और फिर 12th के एग्जाम को
बैठना पड़ा और बैठ के ही 15-20 दिन में जितनी पढ़नी थी वो हम पढ़ के एग्जाम दे दिए और पास हो गए। अच्छा, एक यहाँ पर मालूम पड़ा कि 10वीं में डरपोक थे, उसके बाद अचानक आप बदल गए, डैशिंग हो गए, डेयरिंग हो गए और शरारत तो उससे ज्यादा आ गई। ये 2 अभिजीत और तीसरा अभिजीत जो हमारे सामने बैठा है, इन तीनों अभिजीत के बदलने का कुछ कारण बता सकते हैं आप? ये तो नेचर है इंसान का। आप अलग जगह चले जाते हो, अपने माहौल से हटके दूसरी जगह जाते हो, तो वो इंसान अपने को उस तरीके से ढाल लेता है। तो शायद मैं वहाँ हॉस्टल में अकेला था, तो अचानक मैंने सोचा कि नहीं, ये तरीका मेरा नहीं है, मुझे अलग तरीके से कुछ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, जो शायद एक्सीडेंट के बाद में भी हुआ होगा। जी, आज मेरा तरीका कुछ और है। जी, आप शांत हैं? शायद सवाल अगला, कंप्यूटर के क्षेत्र में जिस तरह से अभिजीत जोशी का नाम लिया जाता है, जी, उसके एक्सपर्ट के जो आपको एक्सपर्ट कहा जाता है, अगर उसका कारण बता दीजिए कि आखिर आपने ये उपलब्धियां प्राप्त की, आपके पढ़ाने का तरीका ये है, इस वजह से आप जाने जाते हैं। हमें इंडस्ट्री ने बनाया है। थोड़ा होता है ऐसा कि इंडस्ट्री में कोई आपको रिक्वायरमेंट देता है, आपको पता नहीं है, आप वो रिक्वायरमेंट ढूंढते हो और उनको देते हो। ऐसा करने से समझ आते हैं कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, और उस तरीके से अगर हम स्टूडेंट्स को बनाते हैं तो वो सीधा इंडस्ट्री में काम में आ जाते हैं। तो यही था, लेता था मैं इंडस्ट्री से और देता था उनको ही वापस। जी, इस तरीके से मैं आगे बढ़ता गया, और ये मेरा मेन आज तक वही है कि किसी तरीके से मैं एक एम्प्लॉयबल इंडिया चाहता हूँ, जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से टेक्निक से, या आप टेक्निकल एजुकेशन पकड़िए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं, सुना है कि आपके पढ़ाने का तरीका कोई भी उदाहरण होता है, हम अपने जीवन जो जीते हैं उसमें उदाहरण निकालकर आप बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे एक टेक्निक बता दीजिए कि आपके पढ़ाने का तरीका ये है आसान सा, वो जो लोगों को नहीं मालूम है उनको ही मालूम पड़ जाए कि इस तरीके से अभिजीत जाने जाते हैं। अभी बहुत सारे अकाउंट्स या बुकिश पढ़ाई होती है और वो लोग ध्यान नहीं देते, वो उसको पढ़ के छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसका उदाहरण आप अलग तरीके से दोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए अगर हम अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो वो रट्टा मारने से नहीं होता है। अगर डेबिट और क्रेडिट की समझ आ जाए तो बहुत आसान पड़ता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, तो हम जितने अलग अलग तरीके के आसान और समझने के उदाहरण अगर हम विद्यार्थियों को दें तो उनकी रुचि भी बढ़ती है और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आता है। अब तक कितने कोर्सेज की किताबें आपके तरफ से विमोचित हो चुकी? एक टैली एक्सपर्ट नाम का कोर्स बनाया था जो लगभग 720 सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में इसका उपयोग किया गया। उसके बाद में हमने DCIA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग, ये एक कोर्स बनाया था जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज था। और अभी हम लॉन्च करने वाले हैं हमारा नया कोर्स जो है स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट, जो अकाउंट्स वालों के लिए और बीकॉम के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है जो उनको जॉब दिलाएगा। ये कब तक आ जाएगा मार्केट में? ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पकड़िए। अच्छा, उसके बाद जी। अब आगे का लक्ष्य क्या है? अब तो उम्र और जोश इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी 18 के जोश के हिसाब से लगते हैं, उम्र तो 52 की हो गई है। सोचा क्या है कि आगे ये करना है? अब जोशी है तो जोश होना ही है। थोड़ा सा और बिजनेस दूसरों को देना और खुद थोड़ा खुद को फ्री करना है, ताकि अभी पूरा देश देखना है और देश घूमना है जी। तो वो एक टारगेट है कि साल में कहीं 2 बार नॉर्थ ईस्ट से लद्दाख, लेह, नुब्रा या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ इंडिया में अच्छा लगता है या इंडिया में? नहीं, इंडिया में बहुत ही अच्छा लगता है और इंडिया से सुंदर जगह कोई और नहीं है। हमने देखा है कि लगातार आपने अपने आप को इस जीवन जो आपका कंप्यूटर का क्षेत्र है, आपका साम्राज्य है, इससे निकलकर भी आपने राष्ट्र प्रेम को भी अपनाया है। समय समय पर आपके स्टेटस, आपकी बातें, आपके लोग, आपके विचार सुने जब जाते हैं तो उस पर राष्ट्र प्रेम भी दिखाई देता है। क्या ये कहाँ से और कैसे राष्ट्र के प्रति ये प्रेम, इतनी व्यस्तता और एक अकेलेपन का जीवन जीने के बाद में राष्ट्र प्रेम कहाँ से आ जाता है? उनका जीवन नहीं है, हालांकि 4 बजे से घिरा होता हूँ मैं। अच्छा। तो बात ऐसी है कि राष्ट्र प्रेम थोड़ा सा जेनेटिक्स में भी होना चाहिए, जो हमारी मम्मी और घर के वहाँ से आया था, क्योंकि वो फौजी, सभी मेरे मामा फौजी थे
और कहीं ना कहीं हमें एक सपना था कि हमें भी फौज में जाना है, पर हमारी ऊंचाई के हिसाब से वजन नहीं भरता था, इसके लिए सब जगह से रिजेक्ट हो जाते थे। पर हमें एक सपना था कि अगर आपकी जान जाती है तो तिरंगे में लपेटे हुए आप वापस आए, इससे बेहतर मौत कुछ नहीं है। नहीं तो चींटी और कीड़ों की तरह तो सब मरते हैं, पर तिरंगे में लिपट के आना ये कितनी बड़ी बात है, वो आप ही जाहिर सी बात है। राष्ट्र प्रेम बहुत बड़ी चीज। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, एक प्रेरणा के लिए लोगों को, बहुत लोग जो अपने जीवन में अपने आप को सोच लेते हैं कि यहाँ के बाद सब कुछ खत्म है, उनके लिए कोई बात आपकी तरफ से कि उनको लगे कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए? इंसान में पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। कभी भी निगेटिव होने की जरूरत नहीं, जो होगा होने दो, जो होने वाला है वो होगा और उसे तब के तब देखा जाएगा। आज उसके ऊपर सोच के कोई फायदा नहीं। लोग अपना पास्ट पकड़ के रखते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, अरे जो हो गया हो गया, मेरे साथ क्या होगा, अरे जो होना है हो जाएगा, आज तो जी लो, कल का कल देखेंगे। और कोशिश करना ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है जिंदगी में। एक कहावत है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? जी। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो उछालो तबीयत से, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो, तो देखो सुराग होता है कि नहीं। आप कोशिश ही नहीं करोगे, पत्थर ऊपर उछालोगे नहीं, तो सुराग होगा कहाँ से? लोगों के लिए कहना है कि वो प्रयास करें। जरूर जी, धन्यवाद। लगभग सारी बातें हुई, इन बातों से एक बात तो नजर आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में सहारा अब एक कहीं न कहीं जिंदगी में लग चुका हो, लेकिन उसने उस सहारे को खदेड़ा, उस चीज को दरकिनार कर दिया जहां पर उसको लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी कहीं जा रही है, अपने आप को खड़ा किया। और आज पूरे देश में कई सारे इंस्टीट्यूशन में इनकी किताबें चलती हैं, इनकी लिखी हुई पुस्तकें चलती हैं, इनके लिखे हुए वॉल्यूम्स पढ़े जाते हैं और बच्चे वहां से निकलकर देश का भविष्य बनाते हैं। ऐसा हौसला रखना चाहिए हम सभी को भी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही हौसले वाले व्यक्ति के साथ। धन्यवाद।